नमस्कार, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे जो कि बीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछे हैं। पिछले साल 70वां प्रीलिम्स हुआ था। 70वां तक जितने भी पीवाईक्यूज हैं प्राचीन भारत के, वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्या क्वेश्चन दिख रहा है? निम्नलिखित में से चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करूर या कुरबूर। कुरबूर जो है चेर वंश की राजधानी थी। अब चेर वंश कहां का राजवंश था? ये दक्षिण भारत का था। ठीक है, दक्षिण भारत में इन्होंने रूल किया था। दक्षिण भारत में भी अभी वर्तमान के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से हैं जहां पे इन्होंने शासन किया था। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम में शासन किया था? असम पर शासन किया था। इसका ऑप्शन देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था हर्ष के समय, हर्षवर्धन के समय। असम को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका प्राचीन नाम है कामरूप। प्राचीन नाम इसका क्या है? कामरूप। ठीक है, और हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मन को सखा मित्र कहा है। इन्होंने क्या नाम दिया था इसको? भास्कर वर्मन को सखा मित्र, सखा मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियंक वंश की स्थापना की थी? हरियंक वंश के संस्थापक कौन है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखिए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बिंबिसार, ऑप्शन ए। बिंबिसार ने ही हरियंक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का शासनकाल देखें तो 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक, 492 ईस्वी पूर्व तक है। तो बिंबिसार का शासनकाल कितना हो गया? 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। एक दो क्वेश्चन बिंबिसार से रिलेटेड बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे इसके राजवैद्य का नाम पूछा जाता है। इसके राजवैद्य का नाम था जीवक, ये नाम याद रखिएगा, जीवक। ठीक है, और कभी भी पूछा जाता है कि सेना में हाथी का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी सेना में हाथी का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो थे बिंबिसार। ये भी बिंबिसार ने ही शुरू किया था। अब बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? ये अजातशत्रु। इसके पुत्र थे अजातशत्रु। इन्होंने ही इसकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु जो इनके पुत्र थे, इन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अब पूछा जाए अगर हरियंक वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक। अब इसका अमात्य था शिशुनाग। अमात्य कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। उसके बाद किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद पूछा जा रहा है। देखिए, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ये शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश जो है उसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद जो है मगध पर शासन किया था नंदवंश ने। किसने? नंदवंश ने। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, नंदवंश। ठीक है, नंदवंश के बाद आपको पता है मौर्य वंश का शासन रहा है। नंदवंश के अगर संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक आपको बताना है महापद्मनंद। महापद्मनंद। और अंतिम राजा पूछा जाए नंदवंश का तो वो थे घनानंद। घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए इसमें क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर। नागपुर जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। बाद बाकी ये तीनों थे। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना हुई थी 8वीं सदी में। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। उसके बाद सबसे प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी 5वीं सदी में हुई थी, 5वीं सदी में। और इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, वल्लभी कहां है? वो गुजरात में। एक और प्रसिद्ध संस्थान था जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, उसका नाम है तक्षशिला। ये जो है अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में अवस्थित है। स्थापना हुई थी 5वीं सदी में हुई थी। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है?
चित्रकूट मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में अवस्थित है चित्रकूट। नेक्स्ट है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि वर्तमान इराक है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी ये पुराना है। इसका जो विकास हुआ था दजला और फरात नदी क्षेत्र में हुआ था। इन दोनों नदियों का नाम याद रखिएगा, दजला और फरात, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सबको मालूम होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश के अंतिम राजा थे, और इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद जो इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार पे कि सिजेरियन तकनीक से पैदा होने वाला शासक कौन सा है? यह सिजेरियन तकनीक से पैदा हुआ था, सिजेरियन तकनीक से। ठीक है, तो सिजेरियन तकनीक से पैदा हुआ था बिंदुसार। और बृहद्रथ भी एक इंपॉर्टेंट है, ये अंतिम राजा था मौर्य वंश का, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। अंतिम राजा भी आप याद रखिएगा, बृहद्रथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? कौन सी लिपि लिखी गई है? ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के अधिकतर अभिलेखों में, और कुछ अभिलेखों में एक और लिपि का प्रयोग किया गया है जिसको बोलते हैं खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि, ठीक है। ये मैक्सिमम कहां यूज किया गया है? तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भारत में, वहां पे जो भी अभिलेख शिलालेख बनाए गए हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। खरोष्ठी लिपि जो है ना, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस तरफ से इधर। हम लोग अभी इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी इधर से इधर लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें पाली तो लिपि है ही नहीं, ये एक भाषा है, ठीक है, भाषा। संस्कृत का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? कौन चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इनमें से नहीं है? सही आंसर देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची। सांची जो है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नहीं है। सुसीमा ये बिंदुसार का बड़ा पुत्र था, मतलब अशोक का बड़ा भाई। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। अब विष्णुगुप्त जो थे वो इनके राजनीतिक सलाहकार थे ही। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध रखने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लोथल। लोथल कहां पे है? लोथल गुजरात में, गुजरात में स्थित है लोथल। और ये क्या है? बंदरगाह शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल। नेक्स्ट है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शंस देखिए, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त कला। ये सभी गुप्त कला के अवशेष हैं। गुप्त काल को जो है हम कला का, मूर्ति कला का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन है यहाँ पे, इन पे विचार करने को बोला गया और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा। पहले कथनों पर विचार करते हैं। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये वाकाटक वंश से संबंधित थे और वास्तविक संस्थापक थे। इसके संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए, संस्थापक जो थे वे विंध्य शक्ति थे, इनके पिता विंध्य शक्ति, ठीक है। विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी, लेकिन वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम को ही बोला जाता है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, यानी उत्तर में विंध्य क्षेत्र से लेकर ये जो है दक्षिण में दक्कन क्षेत्र तक था, इसमें हैदराबाद भी शामिल था। तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वो अपने पिता विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी बने। विंध्य शक्ति हम जान रहे हैं कि इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है, तो ये भी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों में इसको कहा गया है प्रवीर, पुराणों में प्रवरसेन को प्रवीर कहा गया है, ठीक है। तो ये भी कथन सही है, यानी चारों कथन सही दिया हुआ है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारे कथन सही है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये कथन दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा कथन सही है, वो ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन आपको चुनना है। तो कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन दिया हुआ, मखली कौसाल इसके महत्वपूर्ण नेता थे, सही बात है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, ये भी सही बात है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है,
ये गलत है। इसमें जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही है। ठीक है, आजीव संप्रदाय जो है ना, ये नास्तिक संप्रदाय है, ईश्वर नहीं है, इसका भी विचार यही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही हुआ? ए, बी और डी। ए, बी और डी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में। सही आंसर क्या होगा? देखिए, अष्टप्रधान या क्वेश्चन में ही दिख रहा है आपको, अष्टप्रधान क्या था? मंत्री परिषद था। तो ये जो मंत्री परिषद था ये मराठा प्रशासन में था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा प्रशासन। अष्टप्रधान जो है इसकी स्थापना की थी शिवाजी ने। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में की थी अष्टप्रधान। अष्टप्रधान नाम से भी पता चल रहा है 8, इसमें 8 अधिकारी होते थे। 8 अधिकारी होते थे इसमें अष्टप्रधान में। ये जो है 8 अधिकारियों का एक मंत्री परिषद था मराठा प्रशासन में। इसमें से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि पेशवा, एक नाम होता था अष्टप्रधान में, पेशवा। पेशवा क्या होते थे? ये प्रधानमंत्री होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे इस मंत्री परिषद के। उसके बाद एक आता है सुमंत, इसको दबीर भी बोलते थे, दबीर। ये क्या होता था? ये विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री। एक होता था अमात्य, अमात्य या उसको मजूमदार भी बोलते थे, मजूमदार। ये होता था आपका वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वाकिया नवीस, वाकिया नवीस, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकिया नवीस यहां का गृह मंत्री होता था, गृह मंत्री को वाकिया नवीस बोलते थे। एक होता था सर ए नौबत, सर ए नौबत, यह सेनापति होता था। इसके अलावा न्यायाधीश, ये तो पता ही है आपको न्यायाधीश का क्या कार्य होता था। न्यायाधीश होता था, एक होता था पंडित राव, पंडित राव ये उच्च पुजारी होता था। और एक होता था सचिव, ये शाही आदेशों को तैयार करता था, शाही आदेशों को तैयार करने वाला, शाही आदेशों से रिलेटेड था, शाही आदेशों को तैयार करता था। तो पेशवा प्रधानमंत्री, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री, वाकिया नवीस गृह मंत्री, सरे नौबत सेनापति, न्यायाधीश जो न्याय कार्यों को देखता था, पंडित राव उच्च पुजारी हुआ करते थे, सचिव जो शाही आदेशों को तैयार करते थे। ये थे ये 8 अधिकारी जिसको बोलते थे अष्टप्रधान। ये मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहां पे? एलोरा, अजंता, बादामी या बाग? इसका सही आंसर है, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजंता। अजंता की गुफा में यह बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। एलोरा जो है ये कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता कहां है? ये भी महाराष्ट्र में। बाग की गुफा, इसको बाग की गुफा भी बोलते हैं। बाग की गुफा ये है मध्य प्रदेश में, और बादामी गुफा है कर्नाटक में। बोधिसत्व, बोधिसत्व का अर्थ क्या? बोधिसत्व मतलब होता है वो जो बुद्ध बनने का सपना देखता हो, बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो। पद्मपाणि मतलब कमल को धारण किए हुए। तो ये पेंटिंग है बोधिसत्व पद्मपाणि, ये स्थित है अजंता में। अगला प्रश्न है कि नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तर भारत? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। देखिए दक्षिण भारत में जो है नयनार हुआ करते थे। नयनार ये क्या थे? तमिल संत थे, तमिल भक्ति संत थे। इन लोगों ने जो है 5वीं से 10वीं सदी के बीच जो है भक्ति आंदोलन को बहुत लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, भक्ति आंदोलन। फिर क्या हुआ कि इस भक्ति आंदोलन को जो है लगभग 12वीं सदी के शुरुआत में, 12वीं सदी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा जो है उनको उत्तर भारत लाया गया। रामानंद द्वारा उत्तर भारत लाया गया, जिसके वजह से यह भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में भी पॉपुलर हुआ। तो दक्षिण भारत में नयनार तमिल संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और उसको 12वीं सदी के प्रारंभ में आचार्य रामानंद उत्तर भारत ले आए, जहां पे इनका विकास हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन शहर मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? कब? तो प्रारंभिक वैदिक काल में, वैदिक काल के दौरान। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगिरी। तो वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगिरी, ऑप्शन नंबर डी। राजगिरी को भी किस नाम से जाना जाता है? राजगीर। अब इसको राजगीर बोलते हैं। पहले ये सबसे प्रथम राजधानी है, इसकी प्रथम राजधानी।
प्रथम राजधानी हुई मगध साम्राज्य की। उसके बाद के काल में क्या हुआ, पाटलिपुत्र जो है इसको राजधानी बना लिया गया। उदयन ने इसकी स्थापना की थी। उदयन नामक शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसको राजधानी बनाया था बाद के समय में। उसके बाद फिर जो है एक शासक आए थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम क्या बदल दिया, पटना। ठीक है, पटना बदल दिया। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, राजगिरी। मगध साम्राज्य जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था। कितने महाजनपद हुए थे, 16, उसमें से एक मगध साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, वेनसंग जो है ये भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वेनसंग चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इस कथन के अनुसार ये दिया हुआ है। अब बोलता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये सही है, ये सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या केवल 2 सही है, या केवल 1 सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। दोनों क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्यों, फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वेनसंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो दोनों उल्टा दे दिया है। अगर ऐसा दिया रहता तब सही होता। ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, फाहियान वेनसंग, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। आप हंसते कैसे हो, हा 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 हा, हमेशा हंसने वाला याद रखिएगा। एच क्या है, वेनसंग, और एच क्या है, ये हा 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 में दूसरा, यह है हर्षवर्धन, हर्ष या हर्षवर्धन। तो वेनसंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हमेशा याद रखिएगा, वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये जो फाहियान यह है, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए, वेनसंग ने एक बुक लिखा है, इसका नाम है सीयूकी, सीयूकी। और फाहियान ने एक बुक लिखा है फुकोकी। इसको याद रखिएगा फूफा से, फूफा जी है ना आपके, उसी से याद रखिएगा। फूफा मतलब फुकोकी किसने लिखा है, फाहियान ने, आपके फूफा ने लिखा है फुकोकी। फुकोकी फाहियान ने लिखा है, सीयूकी वेनसंग ने लिखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, वेनसंग, हा 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 हा। ठीक है, एक हा हा याद रखिएगा, एक फूफा याद रखिएगा, तो दोनों आपको सॉल्व हो जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, वेनसंग हर्षवर्धन के दरबार में। वेनसंग ने बुक लिखा सीयूकी और फाहियान ने बुक लिखा फुकोकी। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। 2 सूचियां दी गई है, उसको मिलान करना है हमें। एक सूची में है चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त, दूसरी सूची में है गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। मिलान करके देखते हैं कौन सा उत्तर निकलता है। चरक आपको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में थे, ब्रह्मगुप्त जो है ये गणित के क्षेत्र में है, वराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। यानी 1 का 2, बी का 1, 1 का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं विशाखदत्त। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। चरक, कामंदक, कौटिल्य और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामंदक। कामंदक के द्वारा नीतिसार लिखी गई है। कामंदक को कामंदकी नाम से भी जाना जाता है, कामंदकी। ठीक है, और नीतिसार जो ये ग्रंथ लिखा है कामंदक ने, इसको कभी कभी कामंदकीय भी बोला जाता है, कामंदकीय। यह ग्रंथ जो है किस भाषा में है, संस्कृत ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। एक्चुअली जो है कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र से ही आधारित है। कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, इसी पर आधारित ग्रंथ है नीतिसार, जिसको लिखा है कामंदक ने या कामंदकी ने। कौटिल्य को और भी एक नाम से जाना जाता है, चाणक्य। ये नाम बहुत पॉपुलर है, आप सब जानते होंगे, चाणक्य। इसको विष्णुगुप्त भी किसी किसी ग्रंथ में कहा गया है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसने लिखा था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पर आधारित है नीतिसार, जिसको लिखा है कामंदक ने। अगला प्रश्न है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन
ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका को पहले क्या भी बोला जाता है? सीलोन भी बोला जाता है। सीलोन, इसका प्राचीन नाम क्या है? सीलोन। तो सीलोन या श्रीलंका के शासक के कौन थे? मेघवर्मन। इन्होंने बौद्ध मंदिर बनाने के लिए कहा? गया में। किसकी अनुमति मांगी थी? किस गुप्त राजा की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दी थी। इस कारण से समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाने लगा, अनुकंपवन, मतलब करुणा से भरा हुआ, करुणा से भरा। समुद्रगुप्त को ही अनुकंपवन कहा जाने लगा, करुणा से भरा। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो है किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा था ये समुद्रगुप्त। इसको एक और नाम से जाना जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभलेख एक प्रशस्ति के रूप में लिखा था, जिसमें कि समुद्रगुप्त के विजयों का, युद्धों का वर्णन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। वास्तव में नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोला जाना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो सीलोन के राजा मेघवर्मन गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, और समुद्रगुप्त ने अनुमति दे दी थी, इसलिए उसको अनुकंपवन भी कहा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय? किससे संबंधित है स्तूप, चैत्य और विहार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से ये सब रिलेटेड है। अब देखिए इसमें चैत्य क्या होता था? बौद्ध धर्म में चैत्य का जो निर्माण किया था, किस लिए? ये इनका पूजा स्थल है। हमारा जिस तरह मंदिर है उसी तरह इसका पूजा स्थल होता था, ठीक है। और विहार, विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। और स्तूप जो है, स्तूप इनका स्मारक स्थल है, इनका स्मारक स्थल है ये। इनमें पवित्र बौद्ध अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है। तो चैत्य हो गया पूजा स्थल, विहार हो गया बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, और स्तूप हो गया इसका स्मारक स्थल जिसमें कि पवित्र बौद्ध अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस जानवर के बारे में पता नहीं था? ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, बैल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घोड़ा। बीपीएससी ने घोड़ा माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में पता नहीं था। देखिए गुजरात में एक पुरातात्विक स्थल मिला है सुरकोटडा। यहां पे जो है ना घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं, अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहां से, घोड़े के अस्थि पंजरों के अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का पूर्णतः ज्ञान नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी घोड़ा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी का बीच में दिमाग फिरा था, उसने ये वाला ऑप्शन डालना शुरू किया था, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। अब ये हटा दिया गया है, अब आपको आने वाले एग्जाम्स में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। दक्षिणी क्षेत्र को कहते हैं मगध, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला, ठीक है। अनर्थ क्या है? अनर्थ जो है महाभारत में जो है वैदिक साम्राज्य को बोला गया है, वैदिक साम्राज्य को अनर्थ बोला गया है, ठीक है। चोल दक्षिण भारतीय साम्राज्य था। ये क्या था? गोदावरी के दक्षिण में स्थित है, गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था ये चोल साम्राज्य। तक्षशिला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, अभी पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। कहां है अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में ये स्थित है तक्षशिला। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेटर को कहा जाता है?
तक्षशिला जो है एक बहुत बड़ा नाम था। तक्षशिला ये शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तक्षशिला एक समय था जब ये भारत में था तो ये शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। अभी हालत देखिए कहाँ है, पाकिस्तान में कटोरा लिए हुए, ये हालत हो गई है। एक बात और, तक्षशिला जो है ये गांधार देश की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन भारत में, गांधार देश की, यहीं से आई थी गांधारी। अब गांधारी कौन है ये तो मिलेनियल्स को पता होगा, देखते हैं जेंजी को पता है कि नहीं है। अगर कोई जेंजी देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गांधारी कौन थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग, आयरन का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो लोहा का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कब शुरू हुआ इसकी तिथि जो है वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। कार्बन डेटिंग और जो है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो यह 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच शुरू हुई थी। तो इसमें आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? एक झील था सुदर्शन झील, कृत्रिम जलाशय था, उसका मरम्मत किसने किया था? ठीक है, संस्कृत के एक शिलालेख के अनुसार। ऑप्शन है हर्ष, कनिष्क, रुद्रदामन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाया था। अब देखिए दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख, यह शिलालेख था जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्रदमन से संबंधित है। रुद्रदमन का है, रुद्रदमन का। देखिए यह अभिलेख जो है संस्कृत का सबसे पुराना अभिलेख है, संस्कृत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का जो निर्माण है इसका निर्माण किया था मौर्य शासक, मौर्य शासक के अंतर्गत एक प्रांतीय शासक थे, उसका नाम था पुष्यगुप्त। इन्होंने ही इसका निर्माण किया था। पहले मौर्य शासक के अंतर्गत एक प्रांतीय शासक थे पुष्यगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। लेकिन बाद में इसका मरम्मत जो किया था, मरम्मत किया था प्रथम मरम्मत जो है, प्रथम मरम्मत रुद्रदमन ने किया था, और अगर सेकंड मरम्मत की बात करें तो वो किया था स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है फिर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा, ये पाल शासक थे, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने सोमपुरी विहार भी स्थापित किया था, सोमपुरी विहार धर्मपाल ने। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है, गोपाल ये क्या थे? पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक। इन्होंने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की थी, ओदंतपुरी विहार। अगला क्वेश्चन है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शंस हैं मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुप्त कला। ये जो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है इसको बोला जाता है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ये जो है। और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है वो उसकी मूर्तियां जो है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। देखिए गुप्त कला जो है ना, गुप्त काल, इसी काल में जो है मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल को ही मंदिर निर्माण प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए मंदिर निर्माण जो है 3 शैली में होता था। इसकी 3 शैलियां पॉपुलर थी। एक है नागर, एक है द्रविड़, एक है बेसर। ठीक है, ये 3 शैलियों में मंदिर निर्माण किया जाता था। नागर जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित था, ये शैली उत्तर भारत में प्रचलित था। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित था, और बेसर शैली मध्य भारत में। ये जो बेसर जो है ना, ये नागर और द्रविड़ दोनों का क्या है? मिक्सचर है।
बेसर शैली, तो ये मध्य भारत में पॉपुलर था, द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में, और नागर शैली जो है उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। रामगुप्त को मारकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, इसको मारकर सत्ता प्राप्त कर ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये बहुत ही पॉपुलर राजा है, बहुत ही पॉपुलर शासक रहे हैं। ये कौन था? ये जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था ये। इसका जो शासनकाल है वो शासनकाल 350 से 415 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया था। इसके शासनकाल को जो है भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य, नाम सुना होगा आप लोगों ने, विक्रमादित्य। इसकी उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। इसके अलावा सांची अभिलेख में इसको और कुछ नामों से जाना गया है। सांची अभिलेख में इसको प्रवरसेन कहा गया है और देवराज भी कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके दरबार में कौन चीनी यात्री आए थे? तो वो आए थे फाहियान नामक चीनी यात्री इसके दरबार में आए थे। और इस फाहियान ने क्या लिखा था? फूकोकी ग्रंथ लिखा था फाहियान ने, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। एक बात और, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ बड़े बड़े विद्वान रहते थे इसके दरबार में, उनका भी नाम आप याद रख लीजिए। एक तो आपको पता ही है कालिदास इसके दरबार में होते थे, उसका धन्वंतरी, उसके बाद वराहमिहिर। अगला प्रश्न है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति ने। अब देखिए वर्धन वंश को जो है पुष्यभूति वंश भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश भी इसको कहा जाता है। अब वर्धन राजवंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए थे हर्षवर्धन। इनके बारे में तो आप जानते होंगे। इसके दरबारी कवि थे कौन? इसके दरबारी कवि थे वान भट्ट ने हर्षचरित लिखा था, हर्षचरित। इसी में उसने पुष्यभूति को जो है वर्धन राजवंश का संस्थापक बताया था। हर्षचरित किसने लिखा? वान भट्ट ने। इसके अलावा इसने कादंबरी भी लिखा है, कादंबरी और चंडी शतक। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक किसने लिखा है? वान भट्ट ने। वान भट्ट कौन था? दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन किस वंश से रिलेटेड है? वर्धन राजवंश से, यानी पुष्यभूति वंश से। अब पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेनसांग। ये किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के। मैंने आपको बताया था, वही याद रखना है, हर्षवर्धन, वेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, MI बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको टकराएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बौद्ध महासभा से, बौद्ध संगति से क्वेश्चन टकराता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहां आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहां हुआ था? ऑप्शन है राजगिरी यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी। यानी राजगीर में पहला जो है प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। वैशाली में सेकंड हुआ था, पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ था, और फोर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, फोर्थ वाला कश्मीर में। बौद्ध संगति से रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन याद रखना है, वो मैं बताता हूं। बौद्ध संगति या बौद्ध महासभा की इस डिटेल को जो है ना अपने दिमाग में समा लेना है, एकदम रट लो, एग्जाम में काम आना ही आना है। देखिए पहला बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? तो राजगिरी में, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ, कलाशोक के शासनकाल में हुआ, अध्यक्ष थे सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईस्वी के आसपास हुई, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में, मोग्गालीपुत्र तिस्स के अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई ईसा की पहली शताब्दी में हुई, कुंडलवन, शासक थे कनिष्क और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो देखिए इसमें से तीन बौद्ध संगति, ये तीनों बिहार में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। चौथा जो है कश्मीर में हुआ था। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक।
काला हटा दीजिए, अशोक। पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। कश्मीर में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष को देखते हैं। अध्यक्ष जो है पहला है महाकश्यप। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, पहला वाला जो है महान होता है, बहुत महान होता है। तो पहला महाकश्यप था, दूसरा सबकामी, सबऑर्डिनेट था, छोटा, उससे छोटा, सबकामी। तीसरा मुगलिपुत्तिस था, ये अशोक। अशोक को याद रखिएगा, मुगली का भाई है अशोक, तो मुगलिपुत्तिस से याद रहेगा। अशोक जो है मुगली का भाई है, अशोक मुगलिपुत्तिस। और चौथा जो हुआ था वसुमित्र, ये कनिष्क के शासनकाल में इसका हुआ था। तो पहला आपको याद रहेगा मतलब महान कुछ कार्य हुआ था तो महाकश्यप ने किया था। दूसरा सबकामी, मतलब थोड़ा सा सबऑर्डिनेट था उसका, सबकामी। तीसरा अशोक जो है मुगली का भाई था, तो अशोक मुगलिपुत्तिस, कनिष्क वसुमित्र। इसको कुछ अपने मन से ट्रिक लगा के जो आपको समझ में आ जाए वैसे करके याद कर लेना है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? ऑप्शंस है कुषाण, चेर, पश्चिमी शक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। कुषाण ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। एक नाम सुना होगा आपने, रेशम मार्ग, यानी सिल्क रूट। कुषाणों और रोमन साम्राज्य में जो व्यापारिक संबंध चलते थे वो सिल्क रूट से ही होते थे। इसका वर्णन जो है भारत और रोम साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध का जो वर्णन है एक पुस्तक में किया गया है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है ये अज्ञात है, लेखक का पता नहीं है किसने लिखा है, ये अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, हाँ इरिथ्रियन सी किसको संबोधित कर रहा है यहाँ? लाल सागर को। इरिथ्रियन सी से तात्पर्य यहाँ लाल सागर है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण शासकों ने स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार, ऑप्शन है सीलभद्र, विजयसेन, जीवक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जीवक। बिंबिसार जो है मगध का बहुत बड़ा राजा था। इसने एक वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक थे। इनके ही दरबार में एक चिकित्सक रहते थे जिनका नाम था जीवक। एक अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे जिनसे पहले इनकी दुश्मनी थी, बाद में मैत्री संबंध हो गया था, युद्ध भी हुआ था इनके बीच। बाद में मैत्री संबंध के बाद जो है इस अवंती के राजा का नाम था चंड प्रदोत। चंड प्रदोत नाम था इसका। इनको क्या हो गया था? पीलिया, पीलिया रोग से ग्रसित थे। इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को इनके दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है? ऑप्शंस है लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल जो है कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में लोथल जो एक बंदरगाह शहर था, ये बंदरगाह शहर हुआ करता था हड़प्पाकालीन सभ्यता में। अब देखिए लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, भोगवा नदी, भोगवा नदी। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने कब किया था? 1957 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यहां पे डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ी, गोदीबाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। डॉकयार्ड के साक्ष्य कहां मिले? लोथल में। लोथल कहां है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चोल वंश का संस्थापक विजयालय, ऑप्शन नंबर ए। विजयालय ने 8वीं सदी में चोल वंश की स्थापना की थी। राजधानी थी इसकी तंजौर, तंजावुर बोलते हैं उसको, तंजौर। तंजौर जो है चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश कुछ कारणों से बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो इसमें है नटराज की मूर्ति, नटराज की प्रतिमा चोल वंश की देन है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो कि आजकल के पंचायती राज से मिलती जुलती है, स्वशासन व्यवस्था। सोचिए उस समय में ही उसके पास स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी चोल वंश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान किस हड़प्पन नगर में मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। यहीं से मिले हैं जुटे हुए खेत। ये कालीबंगन है कहां? यह है राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे बसा है, घग्गर नदी इसके किनारे बसा हुआ हड़प्पाकालीन शहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन थे? किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारवी। भारवी जो है ये संस्कृत भाषा में इन्होंने किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना की है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु जो है महाभारत से ली गई है। इसमें शिव और अर्जुन की कथा है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? हमने इस बौद्ध संगति या बौद्ध महासभा के संबंध में एक चार्ट देख लिया है। उस चार्ट को पूरा कंठस्थ रखना है आपको, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, मोगालीपुत्तिस और वसुमित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ये प्रथम के थे। सबकामी थे सेकंड के, थर्ड के थे मोगालीपुत्तिस और फोर्थ के थे, फोर्थ बौद्ध संगति के वसुमित्र। फोर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष भी थे, उसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म में तीन रत्न है। सम्यक दर्शन, इसको इसमें अलग नाम से दिया गया है। इसका कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। या तो आपको इस रूप में दिखाई देगा क्वेश्चंस में, या तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया। यह है जैन धर्म का त्रिरत्न। ये किसका है? जैन धर्म का। अब कभी कभी बौद्ध धर्म का भी पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो इसका है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है और ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक रूप से इसकी स्थापना किसने की, तो वो होंगे भगवान महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो वो थे भगवान महावीर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? एक क्वेश्चन आपको इसमें से भी बन सकता है किसी एग्जाम में कि कहां आयोजित हुई, तो कश्मीर में। कश्मीर में कहां आयोजित हुई थी? तो कुंडल वन में। कुंडल वन में आयोजित हुई थी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, चतुर्थ बौद्ध संगति या चतुर्थ बौद्ध महासभा कश्मीर में आयोजित की गई किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। उसका नाम है एक हीनयान, एक है महायान। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शंस हैं योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। इसी भारतीय दर्शन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था और इस दर्शन का प्रतिपादन किया था कनाद ने। ठीक है, इसके अलावा इनका भी किसने प्रतिपादन किया था, इससे संबंधित कौन है वो भी जानना जरूरी है। जैसे योग का बहुत इजी है, सबको मालूम होगा, पतंजलि। सांख्य का कपिल मुनि। उसके बाद न्याय का गौतम। तो ठीक है, परमाणु सिद्धांत वैशेषिक दर्शन से कनाद द्वारा प्रतिपादित। अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, कोई नहीं और एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है विश्व का सबसे प्राचीन घाटी है। विश्व का सबसे प्राचीन घाटी इसको माना गया है। मध्य प्रदेश में इसी नदी घाटी में स्थित है हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पे सबसे पहले मानव जीवाश्म प्राप्त हुए थे।
अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कोई नहीं और एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले साम्राज्य की स्थापना की जिसको बोलते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। और इनका शासनकाल जो है चंद्रगुप्त मौर्य का 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा है। इस मौर्य साम्राज्य का ये प्रथम शासक हुए। अंतिम की अगर बात करें तो अंतिम हुआ बृहद्रथ। बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन है गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और गुप्त शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली। गांधार शैली में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त होती है। यह गांधार शैली जो है इसे हिंद यूनानी शैली भी बोलते हैं, हिंद यूनानी शैली, क्योंकि इसकी विषय वस्तु जो है वो तो भारतीय है पर उसकी शैली जो है यूनानी और रोमन है। अब गांधार शैली का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था कनिष्क के टाइम पे। सर्वाधिक विकास इस शैली का कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में। एग्जाम्पल देख लीजिए इस शैली का, जैसे भरूत स्तूप है, भरूत स्तूप, सांची स्तूप, ये इसी शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? कनिष्क ने, कनिष्क के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शंस है मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला, क्योंकि कलिंग विजय का जो वर्णन है यह है अशोक के 13वें अभिलेख में। 13वां शिलालेख जो था उसी में इसका वर्णन है। और ये कलिंग युद्ध लड़ा कब गया था? तो यह लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक साम्राज्य किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, देव, धर्मदेव और धर्मकीर्ति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रियदस्सी भी मिल सकता है, प्रियदस्सी, ठीक है। अशोक को जो है मास्की अभिलेख में अशोक ही कहा गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही दर्शाया गया है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम से उल्लेखित किया गया है, अशोक वर्धन, ठीक है। और अशोक को और किस नाम से जाना गया है? देव नाम प्रियदर्शी। इसका मतलब होता है देवताओं को प्यारा, देवताओं का प्यारा। देखिए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। इसी ने देवनाम प्रियदर्शी की पहचान जो है अशोक से की थी। तो इसकी सफलता जेम्स प्रिंसेप को, इसका श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, शौनक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुप्त काल में जो औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे उनका नाम था धन्वंतरी, धन्वंतरी। इनमें से सुश्रुत जो है ये आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, परंतु ये गुप्त काल के नहीं है। ये इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व का रहा है, इसलिए गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है। सुश्रुत जो है इनको सर्जरी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। शल्य क्रिया के, शल्य क्रिया यानी सर्जरी के ये जनक हैं। ये सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? मतलब इधर से, हम लोग इस तरफ से लिखते हैं ना, इसको इधर से लिखा जाता था, इधर से इधर, ठीक है। इनमें कौन सी लिपि है? ऑप्शन है ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी और नंदनागरी, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये जनरली फेमस था पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में। अशोक के पश्चिमोत्तर भारत से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो है ये बंदरगाह अभी अगर देखा जाए वर्तमान समय में, वर्तमान समय के अनुसार, तो यह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित था। मिदनापुर
पश्चिम बंगाल। यहां से जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया यहां से व्यापार किया जाता था। ये भड़ोच जो है, भड़ोच है आपका पश्चिमी तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्तसिंधु प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी, साबरमती। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती नदी जो है सप्तसिंधु प्रदेश में नहीं आती थी। सप्तसिंधु प्रदेश वो स्थान हुआ करता था जहां आर्य लोग जो है निवास करते थे। ये किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? ऑप्शन है 500 युद्धक हाथी, 1000 अश्व यानी घोड़ा, 2000 बैल, 4000 गाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 युद्धक हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी एक हेलेना, इसका विवाह करा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये युद्धक हाथी उसको उपहार स्वरूप दिया था। हमको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ऑप्शन है स्कूल, मंदिर, गरीब खाना, धर्मशाला। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, संस्कृत विद्यालय, जो कि इन्होंने 1153 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी। फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दिया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस विद्यालय को तोड़ दिया गया और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया, वैशाली। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। कहीं कहीं ऋषिपत्तनम भी दिया रहेगा, ऋषिपत्तनम, ये भी सारनाथ का ही नाम है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या बोला जाता है? इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अंजीरा, दम्बसदात, किलीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ अभी कहां है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहां कृषि और पशुपालन दोनों का बात किया गया, इसलिए मेहरगढ़ सही आंसर है। अगर सिर्फ कृषि का बात किया जाए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? यह मिला है लोहरादेव से। लोहरादेव यह स्थान है यूपी में। यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, चावल के। हां, अगर गेहूं का बात किया जाए कि गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। और पशुपालन तो है ही, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले। तो अगर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे जाए या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे जाए, तो उसका सही आंसर होगा लोहरादेव, यूपी। अगर पशुपालन के साक्ष्य पूछे जाए प्राचीनतम कहां से मिले, तो वो मेहरगढ़ होगा। और गेहूं का बात किया जाए, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो भी मेहरगढ़ होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, कुजल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, मिनांडर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस कौन थे? ये कनिष्क के पिता थे, विम कड़फिसेस। इन्होंने ही सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। अगर कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाए, तो वो थे कुजल कड़फिसेस। ये थे संस्थापक कुषाण वंश के। ठीक है, कुषाण वंश की अगर राजधानी पूछ ली जाए, कुषाण वंश की राजधानी, तो वो थी पुरुषपुर। पुरुषपुर जिसे पेशावर भी बोलते हैं, पेशावर। और इसकी सेकेंड राजधानी पूछी जाए, सेकेंड राजधानी, तो वो हो जाएगी मथुरा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह पहली बार किसने बताया था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल में थे, गुप्त काल के खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत। एक और महत्वपूर्ण बात, आर्यभट्ट जो है वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि सही है कि गलत है, क्या पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। छत्र वाला ताम्ररथ जो है हड़प्पा से मिला है। अब इसमें से सही कौन कौन से स्टेटमेंट है, उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है पता चलेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट की जांच करते हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, उसी पंजाब में ये स्थित है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था, ये बिल्कुल गलत है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये भी गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत है, क्योंकि ये मिला था दैमाबाद से। तो ऑप्शन हमारा 2, 1, 2 सिर्फ सही है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, कलहन का ग्रंथ राजतरंगिनी संस्कृत में है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल अहमद लाहौरी का पातशाहनामा जो है शाहजहां के शासन के बारे में है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इन कथनों के परीक्षण करने पर पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला कथन क्या है? कलहन का ग्रंथ राजतरंगिनी संस्कृत में है, बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, यह भी सही बात है। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का था, मोरक्को अफ्रीका का था। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। कब? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा था। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तीसरा कथन है, अब्दुल अहमद लाहौरी का पातशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में, यह भी कथन सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, यह भी कथन सही है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, यह कथन गलत है। हुमायूंनामा जो है यह गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की क्या थी? पुत्री थी। हुमायूं की पुत्री थी ये। तो इस हिसाब से ये चारों कथन सही है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें बताना है। इधर लेखक दिया हुआ है, इधर पुस्तक दिया हुआ है। दांडी दशकुमार चरित, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, आर्यभट्ट बृहत संहिता, भास स्वप्नवास वदत्ता। अब देखिए इसमें से पहला देखते हैं, दांडी दशकुमार चरित, इसने सही है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, यह भी सही है। आर्यभट्ट ने बृहत संहिता नहीं लिखा है, यह गलत है। भास ने स्वप्नवास वदत्ता लिखा है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। बृहत संहिता जो है यह लिखा गया था वराहमिहिर द्वारा, वराहमिहिर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णभूमि का वह राजा, स्वर्णभूमि जावा को बोलते थे, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपना दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, जावा यानी स्वर्णभूमि का वह कौन सा राजा था जिसने देवपाल से जो पाल वंश के शासक थे, देवपाल से 5 गांव दान में मांगे। क्यों? क्योंकि उसको बौद्ध विहार की स्थापना करनी थी। तो शासक थे बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी। ये किस वंश के थे? तो शैलेंद्र वंशीय थे, शैलेंद्र वंशीय। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रेबो।
इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के पुस्तक के लेखक जो हैं वो अज्ञात हैं, पता नहीं है किसने लिखा है। ये जो है भारत और रोम के बीच व्यापार का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शंस है पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी ये, और नगरीय सभ्यता थी, नगरीय लक्षण थे इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का। ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। क्वेश्चन यह है कि कौटिल्य की पुस्तक किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो है ये किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। कौटिल्य को आप दूसरे नाम से जानते हैं, चाणक्य, इस नाम से भी ये फेमस है। कहीं कहीं से विष्णुगुप्त भी कहा गया है। इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी घनानंद को हराने में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। उसके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे चाणक्य, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। इसमें एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया था जो कि बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक। ये त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, ठीक है। एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब विनय पिटक जो है इसमें संघ के नियम वर्णित हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश यानी शिक्षा संग्रहित है, बुद्ध के उपदेश। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन संग्रहित हैं। विनय पिटक के संकलनकर्ता थे उपाली, सुत्त पिटक के आनंद और अभिधम्म पिटक के मोगलीपुत्र टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अशोक का जो धम्म है, धम्म का तात्पर्य क्या है? धम्म का तात्पर्य है एक आचार संहिता, आचार संहिता जो उसके प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक है, वो आचार संहिता। तो धम्म की जो ये परिभाषा ली गई है, अशोक ने जो धम्म की परिभाषा ली वो ली गई थी राहुलोवाद सुत्त से, राहुलोवाद सुत्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, या मेगास्थनीज के इंडिका में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णन किया है कि मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में बटा हुआ था। ये 7 वर्ग हैं इसके, दार्शनिक, किसान, चरवाहा एवं शिकारी, इसको अहीर भी बोलते थे, कारीगर एवं व्यापारी, सैनिक, जासूस या निरीक्षक, सभासद या मंत्री। इन 7 वर्गों में मौर्य समाज का विभाजन दर्शाया गया है मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके राजदूत थे ये? सेल्यूकस निकेटर के। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए,
श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल काल इसमें से सबसे फेमस था ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल का एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली था, स्थानीय स्वशासन। चोल काल ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रणाली विकसित की थी, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर चोल काल का जो अगर आप पूछे कि इसका स्थापना किसने किया था, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विजयालय, और इसकी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। ठीक है। वर्तमान में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो चोल काल का ये स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो था उसी का एक आधुनिक रूप है। तो आप सोच सकते हैं कितना विकसित और उन्नत साम्राज्य था चोल काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसका जो मेन गेट होता है वहां उसको बोलते हैं गोपुरम। बहुत सुंदर डिजाइन किया गया था, बहुत सुंदर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। यह है आपके सामने ऑप्शंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 515 से 520 ईस्वी के मध्य जो है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। इसका मेन जो है मकसद क्या था, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बनावली। बनावली कहां पे है? यह है हरियाणा में। हरियाणा में यहां से क्या मिला है हमें? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। लोथल कहां है? लोथल गुजरात में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहां से क्या मिला है जो फेमस है? यहां से बनावली से आपको टेराकोटा का हल मिला है। यहां से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत। धौलावीरा ये भी गुजरात में है, यहां से डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल, इसका संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठभोजक वंश से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है और चेदी वंश को जो है महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि चेदी वंश की स्थापना जो है महामेघवाहन ने की थी। तो दोनों एक ही वंश का नाम है, चेदी वंश, महामेघवाहन वंश एक ही वंश है, इसलिए कलिंग राजा खारवेल का संबंध इनमें से एक से अधिक से हो जाएगा। ठीक है। खारवेल जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म। कलिंग राजा खारवेल के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख यह है उड़ीसा में, उदयगिरी पहाड़ी के पास। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, घने जंगल वाली भूमि, सिंचित भूमि, जोती हुई भूमि, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। गुप्त काल में जो है भूमि को उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता था, उन्हीं में से एक है ये अपृहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे पूछ रहा है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी ए स्मिथ। ये कौन थे? ये इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? ऑप्शन है श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ को एक और नाम से जाना जाता है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम यहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस घटना को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। हाँ, अगर सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया ये पूछा जाए तो वो हो जाएगा श्रावस्ती, मतलब सर्वाधिक उपदेश यही दिया गया है। पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क और समुद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये वीणा बजाने में बहुत निपुण था। इसके विजयों का जो वर्णन किया गया है वो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है इसमें। प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध महासभा यानी बौद्ध संगति
का सभापतित्व किया गया था? अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महाकश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष और मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। थर्ड का बात हो रहा है तो ये कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में कहां पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इस तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसी संगति में जो है, इसी महासभा में जो है कथावस्तु का संकलन किया गया था। कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था, जो कि अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ही आता है। अभिधम्म पिटक। थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। और इसी महासभा में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था, जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पूर्व गुप्त काल में सीसे के सिक्कों का एक बड़ा संख्या जारी किया गया था। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों के द्वारा। सातवाहन ने सीसे और पोटीन के सिक्के जारी किए थे, जो कि आम जनों के द्वारा लेन देन में प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? ऑप्शन है रोमिला थापर, डीएन झा, वीए स्मिथ, एचसी रायचौधरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति, शूद्रक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति, इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इसका लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव था। अगला प्रश्न है, बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन है भारत तिब्बत कला, भारत कंबोडिया कला, भारत चंपा कला, भारत जावा कला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत जावा कला। देखिए 8वीं सदी में जावा सुमात्रा क्षेत्र में जो है एक राजवंश का उदय हुआ, उसका नाम था शैलेंद्र। इसी शैलेंद्र वंशी शासकों ने जावा में बोरोबुदूर स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, प्रदोत्त कहां का राजा था? इसको चंड प्रदोत्त भी बोलते हैं, चंड प्रदोत्त। ठीक है, कहां का राजा था? ऑप्शन है काशी, कौशल, मगध, अवंती। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवंती। चंड प्रदोत्त जो है वो अवंती का राजा था। चंड प्रदोत्त का बिंबिसार से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित था। बिंबिसार से एक बार क्या हुआ था, जब चंड प्रदोत्त जो है पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, तो बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को इसके दरबार में भेजा था। जीवक नामक राजवैद्य को चंड प्रदोत्त के दरबार में भेजा था बिंबिसार ने, उसके पीलिया रोग को समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन है यशोधर्मन, प्रकाशधर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशोधर्मन। यशोधर्मन ने हून राजा तोरमान को पराजित किया था। यशोधर्मन कहां का राजा था? मालवा का। नेक्स्ट है तंजावुर यानी तंजौर। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राजा चोल, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा चोल। इसको राज प्रथम भी बोलते हैं, राज प्रथम। ये किस वंश के थे? चोल वंश के। ये मंदिर जो है वृद्धेश्वर मंदिर, ये तंजौर में है, मतलब ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित है। किसका बना हुआ है? तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये मंदिर जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन यानी सती प्रथा का उदाहरण उल्लेखित है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, तोरमान का एरन वरा अभिलेख। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। यह स्तंभ अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भानुगुप्त के जो मंत्री थे उनका नाम था गोपराज। वो जो है उनके साथ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उसकी पत्नी ने सती प्रथा को फॉलो करते हुए अपना दहन कर लिया था। तो उसी से संबंधित है ये भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। इसलिए इसको एरन का सती अभिलेख भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है एरन का सती अभिलेख। अगला प्रश्न है, महावंश के अनुसार बिंबिसार
किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो है सिंहासन पर बैठा था। ये किस वंश से संबंधित है? हर्यंक वंश से। ये हर्यंक वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ऑप्शंस है राजराज चोल, खारवेल, मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खारवेल। कलिंग राजा खारवेल द्वारा जो है ये गोरखगिरी विजित की गई थी। गोरखगिरी वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का या तंत्र का? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का। नालंदा जो है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? यहां बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। ये लोथल है कहां? तो ये पड़ता है आपको गुजरात में। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे है। एक बात और, लोथल को जो है ना मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त वंश के 8वें राजा थे। 8वें राजा थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल रहा था 455 से 468 ईस्वी। इन्होंने जो हुनों को हराया था, हुन ने जो आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया गया था 458 ईस्वी में। इसमें इन्होंने हुनों को पराजित कर दिया। और स्कंदगुप्त ने अपना एक टाइटल भी रखा था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी स्कंदगुप्त ने। और एक बात और इसके बारे में, इन्होंने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। विष्णु स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? ऑप्शंस हैं जूनागढ़, भीतरी, नासिक और सांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ अभिलेख। इसी में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। जूनागढ़ है कहां? यह है गुजरात में। गुजरात में है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है। सुदर्शन झील का वर्णन इसी अभिलेख में आता है। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक बात और, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। संस्कृत भाषा में यह प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और लुम्बिनी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई थी, मृत्यु की प्राप्ति कहां हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, कुशिनारा और कपिलवस्तु। इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशिनारा। यह है यूपी में। यहां पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी कि पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? फायान, इत्सिंग, वेनसांग, तारानाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेनसांग। वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में यात्रा की थी। ये देख लीजिए ह और ह, इससे याद रखिएगा, ये दोनों कनेक्टेड है। तो वेनसांग जो है भारत में रहा था 630 से 645 ईस्वी तक। ठीक है। इसने रचना की थी सीयू की नामक ग्रंथ की, सीयू की। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? ये एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ऑप्शंस है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डाइमेकस और प्लिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी था उसका। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यंक, नंद और गुप्त।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियंक वंश। अजातशत्रु जो है हरियंक वंश से संबंधित था, लेकिन हरियंक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। बिंबिसार यही थे अजातशत्रु के पिता। इन्होंने ही अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, उसके पश्चात इसको गद्दी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन 11, 12, 14 और 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि 15 अधिकरणों में विभाजित है और 180 प्रकरणों में। अब है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। सही आंसर पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। यह हुआ था अशोक के शासनकाल में, लगभग 250 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शंस है विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को पहचाना चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, एच डी सांकलिया, गोयल और वीएन मिश्रा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ब्राह्मी अभिलेखों को, अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख हैं, 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था जालोक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या वृहद्रथ? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृहद्रथ। देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या करके, इसकी हत्या की थी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, इसने इसकी हत्या करके किस वंश की नींव रखी? शुंग वंश की। ठीक है, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके अंतिम शासक थे वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध महासभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगीर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। इसके जो है अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। इसी महासभा में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, वानभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट। वानभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये जो लिखी गई है पुस्तक हर्षचरितम, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। और वानभट्ट की एक और बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है कादंबरी। कादंबरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है किसने लिखी है, तो वानभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त, कौटिल्य, वानभट्ट और कल्हण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का जो हिंदी अनुवाद किया था, यह किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, चंपा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। राजगीर का पुराना नाम गिरिब्रज भी है। ठीक है, तो राजगीर जो है ये बिहार में अवस्थित है और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर कहा जाता था इसको। और मगध जो है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है अथर्ववेद में। सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? चौथा वेद है, 4th। ठीक है, नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। देखिए, नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने। ठीक है, और इसके अंतिम राजा थे धनानंद।
धनानंद को जो है पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से, और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। देखिए कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, नालंदा करके आ जाते हैं। नालंदा जो है गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी, मौर्य काल में था ही नहीं। मौर्य काल में तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। ये जो है गांधार का राजधानी था, गांधार जनपद का राजधानी था तक्षशिला। अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति की थी। कुंडग्राम, वैशाली, गया और जंबिका ग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जंबिका ग्राम। देखिए कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी इन्होंने। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जंबिका ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनको कैवल्य कहा गया उसके बाद। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? अगर यह पूछा जाए तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। प्रथम तीर्थंकर वही थे ऋषभदेव, स्थापना भी उन्होंने की थी। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर थे। 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु और कुंडग्राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपा। अंग महाजनपद जो है ये प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपद में एक जनपद क्या था? अंग। इसका उल्लेख जो है, सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। वर्तमान समय में देखें तो ये जो अंग महाजनपद है ये है मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्रों में। भागलपुर और मुंगेर ये क्षेत्र जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे महाभारत के अनुसार। अब जो है ये कर्ण जो है इसी अंग महाजनपद से संबंधित थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुंबिनी और वैशाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुंबिनी। लुंबिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? माया देवी। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में जन्म। ठीक है, कहां हुआ था? तो लुंबिनी में। प्रश्न है आपके सामने, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, राज तरंगिणी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राज तरंगिणी। ये पुस्तक लिखी थी कलहन ने। ये किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। कुल 8 तरंग हैं इसमें। ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने या चाणक्य ने। नेक्स्ट है अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगिरी, मगध, पाटलिपुत्र और कश्मीर। यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में, या राजगीर भी इसको बोलते हैं। इसी जगह पे किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। इसमें इसके अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी महासभा में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन किया गया था। ये हुआ था कब? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कब? 483 ईस्वी पूर्व में ये आयोजित किया गया था। और इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का पीवाईक्यूज खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुक बूस्टर।